हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 14th फरवरी एंड 14th फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। सो ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले आप मुझसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ इस लेक्चर के तुरंत बाद मिल जाएगी। तो ये जो चैनल है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप यहाँ पे चेक करेंगे, मयूरी भागवानी के नाम से सर्च करेंगे, आपको वो भी मिल जाएगा। ओके। उसके अलावा आप मेल के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग यूपीएससी, आप मुझे भेज सकते हैं। ट्विटर पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। So, only 114 days are left for UPSC Prelims 2022. So सिर्फ इतने ही दिन बाकी हैं, तो अपनी तैयारी में जुट जाओ। ये जो प्रेम चतुर्दशी वगैरह है कुछ नहीं होती है, अपने काम में लग जाओ और यहाँ पे कोशिश करो कि अपने गोल की तरफ अपना डेडिकेशन बढ़ाओ, अपने गोल की तरफ अपने प्रेम को बढ़ाओ। ठीक है, और जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव करो। ओके। सो आगे बात करते हैं GS1 में। तो GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम देखेंगे सोलोमन आइलैंड के बारे में। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटी में हम देखेंगे असेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में देखेंगे। सोशल जस्टिस में हम देखेंगे मेटा की एंटी डॉक्सिंग पॉलिसीज के बारे में। गवर्नमेंट स्कीम्स में हम देखेंगे पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के बारे में। एंड GS3 में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एनवायरमेंट में हम डिस्कस करेंगे सुंदरबंस के बारे में। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो देखो, आज हम 13 और 14 दोनों डेट्स का, 13 और 14 फरवरी दोनों डेट्स का द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। संडे को हमारा ऑफ रहता है, इसलिए संडे को हमारा द हिंदू एनालिसिस सेशन नहीं आता है, इसीलिए आज 2 दिन के न्यूज़पेपर्स का हम एनालिसिस करेंगे, इसीलिए टॉपिक्स थोड़े ज्यादा हैं। ओके। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। पहला आर्टिकल है हमारा साइंस एंड टेक से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है स्पॉट्स इट्स फर्स्ट स्टार इन उर्सा मेजर। ठीक है। तो नासा का एक नया स्पेस टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है। पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप था नासा का, अभी जो है वर्किंग में है ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो देखो, सबसे पहले हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं, फिर हम वापस से आएंगे इस न्यूज आर्टिकल पे। ओके। तो देखो, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप, आई होप आप सभी को पता होगा कि स्पेस टेलीस्कोप क्या होता है। ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसके क्या फीचर्स हैं, क्या खासियत है, ये हम समझते हैं। तो आज की डेट में नासा का ये मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ठीक है। तो मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। दूसरी चीज ये कि इसको सक्सेसर माना जाता है हबल टेलीस्कोप का। इससे पहले नासा का हबल टेलीस्कोप जो था ऑपरेशन में था, अभी हबल टेलीस्कोप बंद करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आया है। ठीक है। ये जो है हबल टेलीस्कोप की जो भी डिस्कवरीज थी उसको एक्सटेंड करेगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये जो है टेलीस्कोप इज द रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो 3 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसको बनाया है, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा जो ओनरशिप है वो नासा के पास है। गोल की बात करें तो देखो, गोल में पहला गोल है कि ये फर्स्ट गैलेक्सीज को पता लगाएगा कि बिग बैंग के बाद सबसे पहली गैलेक्सीज कौन कौन सी बनी। उसके बाद ये पता लगाएगा कि कौन कौन सी गैलेक्सीज इवॉल्व हो रही हैं अर्लियर फॉर्मेशन से। तीसरी चीज ये पता लगाएगा कि स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है पहली स्टेज से लेके अंत तक। ठीक है। और उसके बाद ये पता लगाएगा कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं प्लानिटरी सिस्टम्स की, और कहाँ कहाँ पे किस किस प्लेनेट पे पोटेंशियल है लाइफ का। तो कुल मिला के स्पेस के हर तरह के इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने वाला है। ठीक है। इसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप में क्या क्या डिफरेंस है एक बार ये देख लेते हैं। तो देखो, लोकेशन ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे हम देखते हैं जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे प्लेस किया गया है अर्थ से। वहीं हबल स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ 570 किलोमीटर अवे था। ठीक है। प्राइमरी मिरर, ये प्राइमरी मिरर का काम ये होता है कि जितना बड़ा प्राइमरी मिरर होगा उतना जो रेंज है ऑब्जर्वेशन की बढ़ेगी। तो यहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो प्राइमरी मिरर है 6.5 मीटर्स का है, और यही हबल का 2.4 मीटर था, मतलब इसकी रेंज बेटर होगी जेम्स वेब वाले की। मिरर सेगमेंट्स यहाँ पे ज्यादा हैं इसके जेम्स वेब की हबल
हबल से। मिशन ऑब्जेक्टिव है इसका, जेम्स वेब का, कि ये 13.5 बिलियन ईयर्स बैक देखेगा कौन कौन सी गैलेक्सीज का जन्म हुआ था 13.5 बिलियन ईयर्स अगो। वहीं हबल स्पेस टेलीस्कोप जो था, अच्छा ये जो जेम्स वेब है, ये न्यू गैलेक्सीज जो बेबी गैलेक्सीज बनी थी 13.5 इयर्स अगो तक, उनको चेक करेगा। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ये यंग गैलेक्सीज को ही डिटेक्ट कर पाता था जो 12.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, ठीक है। तो समझ गए, जेम्स वेब जो है बेबी जो गैलेक्सीज है, नई नई गैलेक्सीज बनी है उनको भी चेक करेगा, और ये हबल स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ यंग गैलेक्सीज को चेक करता था। सर्विस कंडीशंस जो हैं, जो देखो जेम्स वेब को आप रिपेयर नहीं कर सकते, हबल को आप रिपेयर कर सकते थे। वेवलेंथ की हम बात करें तो वेवलेंथ में जेम्स वेब जो है नियर इंफ्रारेड से लेके मिड इंफ्रारेड लाइट में काम करता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड लाइट में काम करता है। ऑलराइट, अब देखो न्यूज में ये इसीलिए था, देखो अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। साइंस एंड टेक से काफी ज्यादा पोर्शन नहीं आता है, लेकिन ये जो स्पेस वाले जो पोर्शन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑलराइट, अब नासा का जो नया टेलीस्कोप है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसने अपना पहला स्टार खोज लिया है, पहला स्टार इसने अपना डिटेक्ट कर लिया है, और ये डिटेक्ट किया है उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन में। बचपन में आपने कई सारे कॉन्स्टिलेशंस के नाम पढ़े होंगे, स्टार्स के कॉन्स्टिलेशन होते हैं, यानी कि एक गुच्छे में स्टार्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सप्तऋषि हो गया, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये सब इसके कॉन्स्टिलेशन होते हैं। इसमें एक यहाँ पे स्टार इसने स्पॉट किया है। ओके, $10 बिलियन की ये इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, और ये सक्सेसर है हबल की, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर को भी पता लगाएगी, जो भी दूसरे प्लैनेट्स हैं उसमें एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या लाइफ के साइंस हैं या नहीं है, इसका भी पता लगाएगी। ओके, अच्छा दूसरी चीज ये कि इस ऑब्जर्वेटरी, इस टेलीस्कोप के अलावा एक और टेलीस्कोप अभी काम कर रहा है, वो है हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, 2009 से काम कर रहा है, ठीक है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप है ये भी, और ये सन के आसपास इसी तरह ऑर्बिट करता है जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप करता है। लेकिन इसका कुछ एक दो चीजें नेगेटिव जो ये है, नेगेटिव नहीं बोलूंगी, जो कंपैरिजन करोगे आप जेम्स वेब से, तो इसका जो प्राइमरी मिरर है वो छोटा है जेम्स वेब से, यानी कि इसकी ऑब्जर्वेशन रेंज कम होगी, और दूसरी चीज ये कि इसकी वेवलेंथ भी कम है। ओके, जिस रेंज में ये काम करता है, वो जो रेंज है वो भी उतनी नहीं है जितनी जेम्स वेब की है, ठीक है। तो यहाँ पे आज की डेट में जो बेस्ट टेलीस्कोप, बेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है, वो है जेम्स वेब इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ओके, जो कि नासा का है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं सिंकिंग सुंदरबंस। देखो, कल की ये न्यूज है, कल के आखिरी आखिरी पेजेस जो थे द हिंदू के, उस पे ये न्यूज आई थी, छोटी सी न्यूज है। सुंदरबंस में किस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण नेचुरल डिजास्टर्स की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो ये इमेजेस आप देख पा रहे हो, ये एक लेडी है जिनका घर पूरा उजड़ गया है आफ्टर द फ्लड्स। ये एक लेडी है जो लाइवलीहुड पर डिपेंड करती है पूरी तरह से टाइड्स के ऊपर, ठीक है, लाइवलीहुड के लिए टाइड्स के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे फ्लड आई हुई है, ठीक है, टाइडल फ्लड आई हुई है, उसी में से, उसी के पास में से यहाँ पानी निकालना पड़ रहा है। ये पूरे का पूरा लैंड इरोजन हो चुका है, सॉइल इरोजन हो चुका है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। तो ये सारे इश्यूज अभी हो रहे हैं, इसके ऊपर आएंगे। सुंदरबंस की लोकेशन देखो पहले, ये है हमारा इंडिया। इंडिया में यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साइड पे ये आता है कलकत्ता, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो रीजन है ना, ये है यहाँ पे सुंदरबंस। थोड़ा एरिया आता है हमारे यहाँ पे, थोड़ा एरिया आता है बांग्लादेश में। तो कुल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से 4,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारे पास है, 6,000 जो है बांग्लादेश के अंतर्गत आता है, बे ऑफ बंगाल को टच करता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा जूम्ड मैप मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए। देखो, यहाँ पे गैंजेस है जो गंगा का डेल्टा बनता है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है बांग्लादेश में, और ये दोनों डेल्टा मिलके बनाते हैं सुंदरबंस को, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो माउथ है वो यहाँ पे फॉल करता है। ओके, कलकत्ता इसके ऊपर है, कोलकाता जिसको हम कहते हैं, ये इसके ऊपर है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस मैप को और जूम करके देख सकते हो। ऑलराइट, अब देखो सुंदरबंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सुंदरबन वास्ट कॉन्टिजियस मैंग्रोव फॉरेस्ट सिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जो कि बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे पड़ता है, इंडिया और बांग्लादेश में स्प्रेड है, ठीक है। तो एक तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जो इंटर टाइडल जोन्स में बनते हैं, यानी कि जहाँ पे टाइड्स होती है ना, टाइड्स ज्यादा आती हैं, उस जोन में जो फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, जिस अडेप्टेबिलिटी के साथ डेवलप होते हैं, उनको हम कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के पास पड़ते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश के कोस्ट पे, ठीक है। और डेल्टा बनाते हैं ये, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर्स का, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर्स, तीनों का डेल्टा एक ही साथ बनता है सुंदरबंस में। इसके अलावा ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट होने के कारण
यहाँ पे काफ़ी सारे देखोगे आप की बायोडाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एज वेल एज इन फौना, ठीक है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आप देखोगे, सुंदरबन टाइगर रिजर्व बनाया गया 1973 में, सुंदरबन नेशनल पार्क बनाया गया 1984 में, इसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया। तो याद रखना, सुंदरबन इज वन ऑफ आर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को, ठीक है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये वेटलैंड भी है, जो कि रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का टैग इसको मिला हुआ है। तो रामसार कन्वेंशन किसके बारे में बात करता है, वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो वेटलैंड का भी यहाँ पे इसको टैग मिला हुआ है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। उसके अलावा जो नेशनल पार्क है यहाँ पे, इसमें कई सारी आपको थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि एस्चुराइन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, ठीक है, गैंगटिक डॉल्फिन, ऑलिव रिडली टर्टल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, ओके। एस्चुराइन क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, गैंगटिक डॉल्फिन, ऑलिव रिडली टर्टल्स, रॉयल बंगाल टाइगर, मॉनिटर लिजार्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सुंदरबन डेल्टा है इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेटेड बाय द टाइगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टाइगर्स वैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहते नहीं है, लेकिन इकलौता मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये वाला सुंदरबंस वाला जहाँ पे टाइगर्स इनहेबिटेटेड है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे न्यूज क्या थी। न्यूज ये थी कि यहाँ पे क्लाइमेट क्राइसिस आया हुआ है सुंदरबंस में, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे कई सारे साइक्लोन आते रहते हैं, साइक्लोनिक विंड्स चलती रहती है। अभी रिसेंटली कौन कौन से साइक्लोन आए थे, आइला, अम्फान, यास, ये सारे जो साइक्लोन है, साइक्लोन अम्फान, साइक्लोन यास, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ही आया था। ये जो जो सब थे, इन्होंने यहाँ की पूरी ज्योग्राफी का तहस नहस करके रख दिया, ये जो साइक्लोन आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज, पहली चीज तो देखो ये सब इतना क्यों हो रहा है। तो पहली चीज ये कि यहाँ पे जो आइलैंड ड्वेलर्स हैं, इनके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, इसीलिए ये यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने लिविंग के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। सो दैट ये डिफॉरेस्टेशन करेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो वुड्स हैं, जो इनका जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको काट के अपना लाइवलीहुड चलाते हैं ये, ठीक है, फायरवुड के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो जो ग्रीन कवर है वो वैनिश होता जा रहा है। अब आप देखोगे कि मैंग्रोव्स में इस तरह के यहाँ पे फॉरेस्ट रहते हैं, इस तरह की ट्रीज रहती हैं जो कि यहाँ पे सॉइल को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। आप देखोगे ये ट्री होती है और इसकी रूट्स ऐसे ऊपर से ही शुरू होने लग जाती हैं, इसको बोलते हैं एरियल रूट्स या फिर स्टिल्टिंग रूट्स। आपने अगर शंकर आयस की बुक पढ़ी होगी एनवायरमेंट की, तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये वाली इस तरह की रूट्स जो है ये सॉइल को एक तरह से पकड़ के रखती हैं। अब आपने ये काट दिया तो ये सॉइल को कैसे पकड़ के रखेंगी। तो यहाँ पे इसीलिए दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा जो यहाँ पे क्लाइमेट क्राइसिस है वो है सॉइल इरोजन का, ठीक है। दूसरा जो मेजर ड्रॉबैक यहाँ पे आ रहा है सॉइल इरोजन का, यहाँ पे क्योंकि ट्रीज नहीं है तो वो होल्ड नहीं कर पा रही सॉइल को, इसीलिए यहाँ पे सॉइल इरोजन भी हो रहा है। तीसरी चीज, यहाँ पे वाटर अटैक्स वायलेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइड्स आती हैं और इसीलिए वाटर अटैक्स के कारण इस तरह का सॉइल इरोजन यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर वाटर लेवल राइज भी हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने के कारण सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, सी लेवल राइज होने के कारण यहाँ पे जो लैंड की क्वालिटी है, क्वालिटी खराब हो रही है और यहाँ पे एग्रीकल्चर लायक की लैंड बचा नहीं है, क्रॉप यील्ड बहुत खत्म हो रही है, बहुत खराब हो रही है क्रॉप यील्ड, फूड और ड्रिंकिंग वाटर के भी क्राइसिस हो गए हैं, ठीक है। अभी कोविड आया था तो कोविड में भी यहाँ पे जो कोविड था, कोरोना था, वायरस था, काफी फैला। उसके अलावा जॉबलेसनेस यहाँ पे थी, साइक्लोन आ रहे थे बार बार, तो यहाँ पे मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है ड्यूरिंग द पास्ट 2-3 ईयर्स, ओके। फ्लड्स यहाँ पे कंटिन्यूसली आती रहती हैं, स्टॉर्म्स आते रहते हैं, टोरेंशियल रेन्स आती रहती हैं, तो ये काफी फ्रीक्वेंट हो गए हैं, जिसके कारण ये पूरा का पूरा आइलैंड कहीं ना कहीं सिंक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिंकिंग आइलैंड है इनटू द सी, ये भी देखा गया। यहाँ पे एक आइलैंड की भी फोटो थी जो मैंने यहाँ पे रखी नहीं है, एक था सागर आइलैंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये सागर आइलैंड पहले काफी इनहेबिटेड आइलैंड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो सिंक कर गया है अंडर द सी, ओके। ये क्लाइमेट चेंज का एक फिनोमेना को दिखा रहा है कि कितना ज्यादा सिवियर हो चुका है क्लाइमेट चेंज। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। तो देखो ये है सेंटर एक्सटेंड्स पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो पुलिस जो है, ये पुलिस के लिए कई सारी स्कीम्स चलती है, जिसमें से एक है पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम। इसको 5 साल तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, टिल 25-26, ठीक है। तो इसमें 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आउटले किया गया है, फाइनेंशियल आउटले। तो पहले देखते हैं हम स्कीम के बारे में, फिर आएंगे वापस से इस न्यूज आर्टिकल पे। ये है मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स की साइट जिससे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, तो यहाँ पे बताया गया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो ये स्कीम क्या है? देखो, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स है, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट कौन से शेड्यूल में है, ठीक है, ये शेड्यूल कौन सा है जिसमें ये सारी लिस्ट मेंशन है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये आप मुझे बताओगे इन द कॉमेंट सेक्शन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ओके। तो यहाँ पे ये जो है स्टेट लिस्ट में आता है, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर वाला जो सब्जेक्ट है, इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब्जेक्ट्स की वो बनती है स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन देखा गया है कि स्टेट जो है पूरी तरह से उनके पास ना इतना फंडिंग है, ना उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो फुल्ली मॉडर्नाइज कर सके अपनी पुलिस फोर्सेस को। इसीलिए उनकी डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है किस-किस के ऊपर, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी है, जब भी इंटरनल सिक्योरिटी का कोई इश्यू होता है तो इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस बन जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सोचा कि इतना रिसोर्सेज इनके ऊपर, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम इनको अपनी साइड से रिसोर्सेज दें, सो दैट पुलिस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हो सके और इनको डिपेंड न होना पड़े आर्म्ड फोर्सेस एंड आर्मी पे इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इनको ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, इनको ट्रेनिंग की कराई गई और इनको फुल्ली मॉडर्नाइज कराने की कोशिश की गई है बाय सिक्योर पुलिस स्टेशंस, ट्रेनिंग सेंटर्स, पुलिस हाउसिंग। उसके अलावा यहाँ पे पुलिस स्टेशंस को इक्विप करके, मोबिलिटी देके, मॉडर्न वेपनरी देकर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को प्रॉपर करके, ये सभी चीजें की गई है किसके अंतर्गत? पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के अंतर्गत, ओके। आगे बात करते हैं। देखो, अच्छा, ये स्कीम कब से चल रही है? ये स्कीम चल रही है फ्रॉम 1969 से 70 के बीच से ये चल रही है। अब आते हैं हम वापस से न्यूज़ पे। तो देखो, यहाँ पे ये जो स्कीम है, इसमें जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, माओइस्ट इफेक्टेड एरियाज में, यहाँ पे मेजरली इसमें फंडिंग दी जाएगी। इसके अलावा हाईटेक फॉरेंसिक लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन टूल्स इधर दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोविजन ये भी है कि यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए भी जो पुलिस है उसको एनकरेज किया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए भी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी यहाँ पे डेवलप करने के लिए फॉरेंसिक लैब्स सेटअप की जाएंगी, ओके। इसके साथ साथ यहाँ पे हाई क्वालिटी फॉरेंसिक फैसिलिटीज दी जाएंगी। और याद रखना, 3 एरियाज कौन कौन से बताए गए हैं? जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओइस्ट एरिया, ठीक है, माओइस्ट एरिया। यहाँ पे मेजरली ये काम होगा। यहाँ पे नेशनल पुलिस एंड एक्शन प्लान भी जो है, इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन एरियाज में, ऑलराइट। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम को एक्सटेंड किया गया है, किन किन एरियाज में ज़्यादा फोकस होगा इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें बनेंगी? तो मॉडर्नाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और साथ में कम्युनिकेशन के लिए, और साथ में फॉरेंसिक लैब्स वगैरह यहाँ पे बनाई जाएंगी, ऑलराइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। स्ट्रिक्ट एंटी डॉक्सिंग पॉलिसीज फॉर मेटा। तो देखो, ये आज की न्यूज़ है। मेटा क्या है? मेटा फेसबुक का ही नया नाम है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या देखा गया, मेटा की ओवरसाइट बोर्ड ने कुछ रिकमेंड किया है। और ये क्या रिकमेंड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, ठीक है। तो मेटा की जो ओवरसाइट बोर्ड है, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डॉक्सिंग काफी हो रही है। ये डॉक्सिंग क्या है? देखो, डॉक्सिंग का सिंपल मीनिंग होता है जब कोई बिना आपकी परमिशन से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे लीक कर दे, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो रही है। इसको हम कहते हैं डॉक्सिंग। इस डॉक्सिंग से क्या होता है, यहाँ पे उस पर्सन का, जिसकी की इंफॉर्मेशन डाली गई है, उसका हरासमेंट, उसकी साइबर बुलिंग, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी डॉक्सिंग लॉज बनाने के लिए, एंटी डॉक्सिंग पॉलिसीज बनाने के लिए मेटा के ओवरसाइट बोर्ड ने कहा है मेटा को, ठीक है। तो मेटा को ये कहा गया है कि आपको स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन चीज़ों को लेकर, कि कोई भी किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर ना कर सके, सोशल मीडिया पे पब्लिश ना हो सके किसी की भी ये इंफॉर्मेशन, जैसे कि रेसिडेंशियल एड्रेस हो गया या फिर उसका फ़ोन नंबर हो गया। ये सारी चीज़ें लोग जो है वो दूसरे पर्सन की ये चीज़ें जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन वो ना डाल सकें सोशल मीडिया पे, और उनको टारगेट ना कर सके मेलिशियस इंटेंट से। जो लोग ये डालते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनको रोका जा सके, इसके लिए हमको पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डॉक्सिंग का मतलब मैंने आपको बताया, ऐसी इन्फॉर्मेशन को डालना मेलिशियस इंटेंट से, मतलब गलत इंटेंशन से डालना, जिससे कि सामने वाले की रियल आइडेंटिटी लीक हो जाए और उसके बाद उसका हरासमेंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डॉक्सिंग है, इसके कारण लोगों को काफ़ी शेम का सामना करना पड़ता है, काफ़ी एम्बेरसमेंट होता है, काफ़ी डिफेमेशन भी होता है, ठीक है। और साथ में दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स जो हैं, उनको
यहाँ पे एक शय मिल जाती है, एक रियल आइडेंटिटी को वो हरास कर सकते हैं सामने वाले की। अब इसके कुछ इंसिडेंट्स भी यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पॉपुलर इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में कुछ कमेंट्स किए कि यहाँ पे देखो ये जो अकाउंट है, ये ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है, जो भी चीज़ बोली उन्होंने, अपना ओपिनियन रखा। तो जो एडमिन था उस अकाउंट का, उसने उस जर्नलिस्ट की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया उस सोशल मीडिया पे। उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनके पार्टनर का फ़ोन नंबर, सब कुछ लीक कर दिया। और उस जर्नलिस्ट को कंसिस्टेंटली हरास किया जा रहा था, बुली किया जा रहा था, ठीक है? जब तक उन्होंने लीगल एक्शन नहीं लिया। दूसरा एक और केस यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक फेसबुक यूज़र थी, जिन्होंने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तक उन्होंने झेला है। व्हाई? बिकॉज़ हर सीक्रेट फोटोज़ वर लीक्ड, ठीक है? एक इनफेमस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे एक पोर्नोग्राफिक साइट पे उनकी जो फोटोग्राफ्स थी, उसको लीक कर दिया गया। और इनकी फोटोग्राफ जब तक इनको पता चला कि ये लीक हो चुके हैं यहाँ पे, तब तक 24,000 लोगों ने ये फोटोग्राफ्स देख ली थी। और उनको उनकी डिटेल्स तक उस पे डाली गई थी, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस। तो कई सारे उल्टे-सीधे फ़ोन्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, कुछ लोग चुके थे उनके एड्रेस पे। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ था इस पर्सन को। तो यहाँ पे मेटा की ओवरसाइट बोर्ड ने ये कहा है कि प्राइवेट या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी पर्सन को आइडेंटिफ़ाई कर सके, इसको यहाँ पे हम ना डालने दें अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जा सकती है किसी की, किसी को इतना फिजिकल हार्म या डेथ तक हो सकती है किसी पर्सन की, ठीक है? तो यहाँ पे इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, उसके लिए लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए कि कौन सी उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। दूसरी चीज़, ये जो इश्यूज हैं रेजिडेंशियल एड्रेस को पोस्ट करने वाले या फिर फ़ोन नंबर पोस्ट करने वाले, ये जब तक चैरिटेबल कॉज ना हो, किसी को ढूंढने वाला कॉज ना हो, मिसिंग पीपल को ढूंढने वाला कॉज ना हो, या फिर इस तरह की जो बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स ना हो, तब तक ये एड्रेस को हमको रोकना चाहिए शेयर होने से, ठीक है? तो यहाँ पे कुल मिला के ये कहा गया है कि हमको एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों से डील करने के लिए। प्रॉम्प्ट स्विफ्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब भी हमको ऐसी कंप्लेन मिले, हम फटाफट से उसके अगेंस्ट एक्शन लें और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को वहीं पे रोक दें, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। डॉक्सिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, एंटी डॉक्सिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, यूएस टू ओपन सोलोमन आइलैंड एम्बेसी टू काउंटर चाइना। आसान भाषा में समझते हैं क्या हुआ है। सोलोमन आइलैंड पहले तो कहाँ है, लोकेशन देखो, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक अलग से कॉन्टिनेंट है, एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पे आता है पैसिफिक ओशन, ठीक है? ये साउथ पैसिफिक ओशन आप देख पा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के इधर नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओशनिया शुरू हो जाता है। ओशनिया यानी कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल आइलैंड्स, ठीक है? तो यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखेगा ये सोलोमन आइलैंड ग्रुप, ठीक है? यहाँ पे बीच में कोरल सी आती है, नीचे इंडियन ओशन है, ऊपर यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ठीक है? और इक्वेटर जो है ये ओशिनिया से गुजरता है, लेकिन सोलोमन आइलैंड से नहीं गुजरता है। देखना है एक बार एटलस में भी इसको, ठीक है? तो इक्वेटर और जो कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उन दोनों के बीच में आता है सोलोमन आइलैंड, ठीक है? अब इसकी एक और थोड़ी सी और लोकेशन मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ये जो मैं बात करी थी ना ओशनिया की, ओशनिया में जितने भी आइलैंड हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया और पॉलिनेशिया। ये तीन आइलैंड ग्रुप्स के यहाँ पे इनका डिवीजन इस तरह से किया गया है, तीन आइलैंड ग्रुप्स के फॉर्म में। इसमें जो यहाँ पे देखो मेलिनेशिया है, इसमें ये सोलोमन आइलैंड ग्रुप आपको दिखेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि इनकी लोकेशन के बारे में और ये जो तीन डिवीजन है आइलैंड ग्रुप्स के, इनके बारे में, ओके? अब हम आते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो देखो न्यूज़ ये है कि यूएस यहाँ पे सोलोमन आइलैंड में अपनी एम्बेसी फिर से खोलने वाला है। तो बेसिकली हुआ क्या, सोलोमन आइलैंड में यूएस की एम्बेसी थी टिल 1993, ठीक है? उसके बाद सोलोमन आइलैंड क्योंकि छोटा सा आइलैंड है, इसीलिए यूएस को लगा कि यहाँ पे देखो आसपास में, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी, ठीक है? यहाँ पे ये भी एक आइलैंड ग्रुप है, इंडोनेशिया से जस्ट जुड़ा हुआ है। ये जो कंट्री है, यहाँ पे ऑलरेडी यूएस की एक एम्बेसी थी। तो यूएस ने सोचा कि क्यों इतना पैसा खर्च करना, क्यों इतने अलग से रिप्रेजेंटेटिव लगाना, तो यहाँ की जो एम्बेसी है वही इसका काम भी देख लेगी, सोलोमन आइलैंड का भी। तो पापुआ न्यू गिनी जो है, उसी का काम, जो उसी की एम्बेसी है, वो यहाँ का भी काम देख लेगी, सोलोमन आइलैंड का भी। ये सोच के यहाँ से एम्बेसी हटा दी गई 1993 में। ओके, अब क्या हुआ कि अब देखा जा रहा है यूएस फिर से यहाँ पे अपनी एम्बेसी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? यूएस ने बोला है कि अगर हमने नहीं किया तो यूएस का अगर जो सॉरी चाइना के अग्रेशन में फंस जाएगा सोलोमन आइलैंड, और यहाँ पे चाइना अपना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बना के पूरे वर्ल्ड के लिए एक दिक्कत क्रिएट कर सकता है, क्योंकि देखो ये भी जो है इंडो पैसिफिक रीजन में ही आता है। हम काफ़ी दिनों से इंडो पैसिफिक रीजन को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो सोलोमन आइलैंड है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। चाइना यहाँ पे काफ़ी कोशिश कर रहा है, अग्रेसिव होने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, सोलोमन आइलैंड को अपनी टेरिटरी के अंदर शामिल करने की। कैसे?
वाया डेट डिप्लोमेसी। इस डेट डिप्लोमेसी के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है। यहाँ पे क्या होता है, देखो डेट डिप्लोमेसी में चाइना अपने फैमिलियर पैटर्न को यूज करता है, कई सारे इनसे प्रोमिस करेगा सोलोमन आइलैंड से कि हम तुम्हारे यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तुम्हारे यहाँ इतना यहाँ पे लोन्स तुमको देंगे, तुम्हारे यहाँ पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, डेवलपमेंट कर देंगे, ये सब चीजें करता है चाइना। और इन चीजों में, इन बातों में फंसा के इनको लंबा चौड़ा डेट दे देता है, उधार दे देता है, और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे। अब इतना बड़ा उधार अगर इन्होंने ले लिया तो ये चुकाना भी तो पड़ेगा। तो चुकाने चुकाते चुकाते इनको अरसों लग जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं इनका जो पूरी डिसीजन मेकिंग पावर है वो चाइना के पास चली जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो मॉडर्न स्लेवरी का एक फॉर्म इसको आप मान सकते हो। तो डेट डिप्लोमेसी से कहीं ना कहीं चाइना इस सोलोमन आइलैंड की सॉवरेनिटी को अक्वायर करना चाहता है, ठीक है। अब टेरिटरी तो अक्वायर कर नहीं सकता, इसलिए सॉवरेनिटी को अक्वायर करना चाहता है चाइना, ये कहा है यूएस ने। तो यूएस कह रहा है कि चाइना के जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और ग्रोइंग एम्बिशन है, इसको काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे अपने फिर से एम्बेसी ला रहे हैं, क्योंकि हमारी एब्सेंस में यहाँ पे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा था साउथ पैसिफिक नेशन के इस सोलोमन आइलैंड में, ठीक है। तो छोटी सी न्यूज थी, इसका लोकेशन आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की, व्हाट इज एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर मेंस, ओके। मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हुआ है, हिजाब कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है। हिजाब कंट्रोवर्सी क्या है, आपको पता नहीं हो तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। कर्नाटक से ये हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, कॉलेजेस स्कूल्स में यहाँ पे कुछ लड़कियों ने हिजाब पहन के स्कूल आना शुरू किया। यहाँ पे इन कॉलेजेस और इन स्कूल्स ने गेट पे ही इन लड़कियों को रोक लिया, और ये कहा कि आपको अगर स्कूल के अंतर्गत आना है, स्कूल के अंदर आना है, ये हिजाब उतार के आइए। लड़कियों ने बोला नहीं, हम हिजाब नहीं उतारेंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंतर्गत हमारा ये फंडामेंटल राइट है। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं, हम यहाँ पे हमने जो यूनिफॉर्म रखी है वो आप पहन के आइए। यहाँ पे लड़कियां चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास, कहते हुए कि हमको यूनिफॉर्म पहनेंगे लेकिन उसके साथ हम हिजाब को भी कैरी करेंगे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे रिलीजन को दिखाता है। इसके प्रोटेस्ट में हिंदू लड़के भी यहाँ पे सेफरन शॉल पहन के आ गए, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो मामला है, पूरा का पूरा एजुकेशन ठप पड़ा है, ठीक है। जो कॉलेजेस हैं ठप पड़े हैं, सारी लड़ाई हो रही है रिलीजन के ऊपर, ठीक है। अब ये जो पूरा केस है ये कर्नाटक हाई कोर्ट में गया हुआ है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी ये कहा है कि जब तक इसके ऊपर डिसीजन नहीं आता, कोई भी इस तरह के रिलीजियस सिंबल्स यूज करते हुए या रिलीजियस सिंबल्स को वियर करके कॉलेज स्कूल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अभी ये चीज डिसाइड हुई है। अब यहाँ पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने बात की है एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट की। एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट क्या है, अब हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको इशू समझा दिया। अब हुआ क्या है, देखो यहाँ पे ये इशू आर्टिकल 25 के बीच में, एक तो वॉर है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनका कहना ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको कंपेल किया जा रहा है आर्टिकल 25 को छोड़ने के लिए। गवर्नमेंट कह रही है कि हम ऐसा नहीं बोल रहे, जो इनका हिजाब पहनने का राइट है वो आर्टिकल 25 के अंतर्गत इनका राइट है, ठीक है। रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो हेडस्कार्फ इन्होंने पहना हुआ है, इसको रिमूव करने के लिए हम इनको कंपेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 में भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का प्रावधान है, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, देखो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सैक्रोसेंक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं, एक तो पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, दूसरा मोरालिटी, और तीसरा हेल्थ। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये जो लड़कियां हैं अगर ये हिजाब पहन के आएंगी तो फालतू में रिलीजन के बेसिस पे गर्मा गर्मी हो जाएगी, और पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ सकती है। इसीलिए हम यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए ये कहते हैं कि आप हिजाब नहीं पहन सकते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूल्स का यहाँ पे जो लड़कियां हैं उन्होंने कहा कि ये हमारा जो आर्टिकल 21A है वो भी वायलेट हो रहा है, आप हमको सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने हिजाब पहना है आप हमको पढ़ाई नहीं करने दे रहे हो, तो ये हमारा राइट टू एजुकेशन भी यहाँ पे खराब हो रहा है। ये सब यहाँ पे इनका कहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा इशू यहाँ पे आता है हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने ये कहा कि हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये असेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये असेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम की, ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ जजमेंट्स का यहाँ पे बताया गया है। एक तो है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें एक बताया गया है असेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में। इसके साथ यहाँ पे देखो एक और है, यहाँ पे जो असेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में इस वाले जो केस है इसमें क्या बताया गया था कि एक जुवाहा
ये जोहावा विटनेस सेक्ट था, इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया कुछ स्टूडेंट्स ने, और उन्होंने यहाँ पे कहा कि हमारा फेथ हमको इसके लिए अलाउ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इनके एसेंशियल प्रैक्टिस में ये आता है, ठीक है, तो इनके पास ये राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस देयर रिलीजन है अंडर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 25। उसके बाद यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात की गई है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आर्टिकल 25 के बारे में यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जिसको रोका जा सकता है, जिसको यहाँ पे जिसके बेसिस पे ये जो हिजाब वाली जो चीज़ हो रही है इसको रोक सकती है गवर्नमेंट। ओके, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो हिजाब का वियरिंग वगैरह है, ये इसको लेकर कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि पहला एक केस आया था 2016 में। 2016 में ये केस था कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। उस टाइम पे दो मुस्लिम लड़कियों ने बोला कि हम हिजाब पहनकर ये टेस्ट देंगे, ठीक है। तो उनको गवर्नमेंट ने, उनको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पे अलाउ किया था, ये कहते हुए कि हिजाब पहनना इनके धर्म का, इस्लाम का असेंशियल प्रैक्टिस है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एक और केस आया था जिसमें मुस्लिम स्टूडेंट को हेडस्कार्फ पहनने से मना कर दिया गया था केरला हाई कोर्ट ने, जिसमें ये कहा गया था कि स्कूल में आप हेडस्कार्फ पहन के नहीं जाओगे, ठीक है। फिर एक और केस आया था मद्रास हाई कोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए फोटोग्राफ खींचने होते हैं इलेक्टर्स के, तो इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन फोटोग्राफ खींचने गया तो कुछ मुस्लिम वुमेन ने मना कर दिया फोटोग्राफ देने से। उन्होंने कहा कि पर्दा हमारा जो है फेथ को रिप्रेजेंट करता है और हम अपना पर्दा नहीं हटाएंगे, हम फोटोग्राफ इसमें नहीं दे सकते। तो यहाँ पे पर्दा का इन्होंने आड़ लेकर ये बोला कि हम यहाँ पे अपना फोटो नहीं देंगे। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये कहा कि पर्दा जो है ये ऑब्लिगेटरी प्रैक्टिस नहीं है, पर्दा जो है असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, ठीक है। तो ये यहाँ पे असेंशियल प्रैक्टिस का यहाँ तक ये सब हो रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एक और 1954 से इसका पूरा डॉक्ट्रिन ये वाला शुरू होता है असेंशियल प्रैक्टिस वाला, जिसको बोलते हैं हम शिरूर मठ केस। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस मठ में ये बोला गया कि जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं इनको देखने के लिए कुछ यहाँ पे डिस्प्यूट्स पाए गए जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उसमें। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोला गया उस मठ के द्वारा कि आप हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को बोला। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला कि ठीक है, आपके पास आर्टिकल 26 के अंतर्गत राइट है टू मैनेज योर ओन अफेयर्स इन द रिलीजन, लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया कि ये हमको डिस्कस करना, हमको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि कौन-कौन से मैटर रिलीजियस हैं और कौन-कौन से मैटर्स रिलीजियस मैटर नहीं है, ठीक है। तो रिलीजियस मैटर कौन-कौन से और कौन-कौन से रिलीजियस मैटर्स नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना ज़रूरी है, इसीलिए ये डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ रिलीजियस मैटर्स को दूसरे मैटर्स से डिफरेंशिएट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस देने की बात की गई, जो भी ऐसी प्रैक्टिसेस पाई जाएंगे जो असेंशियल है किसी रिलीजन को लेकर, उसको लेकर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। 1983 में भी एक जजमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि तांडव जो है, तांडव करना इज नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस ऑफ हिंदुइज्म, इसीलिए आप कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे तांडव करना शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे चल रही थी। इसके बाद सबरीमाला केस आया था 2018 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 10 to 50 ईयर्स एज की जो महिलाएं हैं उनको आप जो मंदिर है उसके जो सेक्टम सेक्टोरियम है, जो कि जो गर्भगृह है, वहां पे जाने से आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये उनका भी राइट है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो है, आप जो रोक रहे हो विमेन को जाने से, अंदर मंदिर के अंदर जाने से, लॉर्ड अयप्पा को ये कह रहे हो कि लॉर्ड अयप्पा जो है ये ब्रह्मचर्य को फॉलो करते थे, इसलिए जो 10 to 50 ईयर्स की जो एज वाली विमेन है, जो मेंस्ट्रुएशन जिनको होता है, ठीक है, जो जिनको ये माहवारी की प्रॉब्लम है, माहवारी की प्रॉब्लम नहीं है वैसे, माहवारी जिनको फेस करनी पड़ती है, ये सब जो है, ये वुमेन मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। ये था सबरीमाला केस। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि ये जो है, ये इंटीग्रल पार्ट या असेंशियल पार्ट नहीं है आपके रिलीजन का, ठीक है, इसीलिए विमेन को जाने की पूरी पूरी यहाँ पे आज़ादी है। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है असेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट का। पहला क्रिटिसिज्म ये कि यहाँ पे हमने एक्चुअल में ये टेस्ट क्यों रखा था कि ये देखने के लिए कि रिलीजियस मैटर है कि रिलीजियस मैटर से अलग कोई मैटर है, लेकिन हम अब इसमें कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें कि रिलीजियस मैटर तो है ही, इसमें ये असेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये जो असेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं, इसको पता करने के लिए जो जजेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ते हैं, काफ़ी अंदर घुस के पढ़ना पड़ता है रिलीजन को, जिसमें कि जिसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं लगता, ये
थियोलॉजिकल पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा रीज़नेबल अप्रोच ये होगी कि हम इन सब चीज़ों से जाने की जगह हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की तरफ जाएँ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की तरफ हम ज़्यादा ध्यान दें, इक्वालिटी की तरफ ध्यान दें, डिग्निटी की तरफ ध्यान दें, सिविल राइट्स की तरफ ध्यान दें। हम ये देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ क्या हैं, जैसे कि सेक्युलरिज़्म हमारे देश की वैल्यू है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हमारे देश की वैल्यू है। थियोलॉजी के बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये कुल मिला के पूरा आर्टिकल था एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट को लेकर। देखो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडिया नॉन कमिटल ऑन फंडिंग कर्व्स ऑन यूके एनजीओज। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यूके के कुछ ऑफिशियल्स आए, यूके के कुछ ऑफिशियल ने इंडिया को ये कहा कि आपने ऑक्सफैम जैसी कुछ एनजीओज है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि यहाँ पे एक तो इनके रजिस्ट्रेशन को आपने रिन्यू करने से मना कर दिया, इसके बाद आपने कुछ और भी कहा है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर लेना है तो हर बार परमिशन लो। ये सारे जो आपने एफसीआरए के अंतर्गत रिस्ट्रिक्शन लगाई है इसको थोड़ा सा ईज करिए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके ऊपर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, ठीक है। तो ये तो आर्टिकल था, न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स दोनों के लिए, ठीक है। एफसीआरए जो है ये बेसिकली क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, नाम से क्लियर है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन जितना भी आता है हमारे देश में उसको रेगुलेट करने का काम करता है। जो भी फॉरेन डोनेशन आएंगी, कंट्रीब्यूशन आएंगे, इसको यहाँ पे कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है इस दृष्टि से कि कहीं ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये इनेक्ट हुआ था 1976 में, अमेंड किया गया 2010 और फिर 2020 में। तो सेक्शन 5 जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट का, ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास अनचेक्ड अनब्रिडल्ड पावर्स हैं कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे पॉलिटिकल नेचर के बता के उसको फंड्स डिनाई करवा सकती है फॉरेन से आने वाले। तो कोई भी एनजीओ, ठीक है, इसको गवर्नमेंट बोल सकती है कि पॉलिटिकल नेचर की एनजीओ है और ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए घातक हो सकती है, इसलिए इसको रजिस्टर नहीं करेंगे या फिर इसको फंडिंग नहीं करवाने देंगे हम फॉरेन से, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये जो एक्ट है। और यहाँ पे एक कैटेगरी है प्रायर रेफरेंस कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि जो भी एनजीओ इस कैटेगरी में आते हैं उनको अगर डोनेशन एक्सेप्ट करना है फॉरेन से तो उसके लिए उनको होम मिनिस्ट्री से अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा एक छोटा सा आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल आज का ये है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू अलॉट इंडियन वीट इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के लिए हिंदुस्तान यानी कि इंडिया कुछ एड भेजना चाहता है, 50,000 टन ऑफ व्हीट भेजना चाहता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है तब से यहाँ पे खाने पीने सभी चीज़ों के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक क्रंच तो है ही, साथ में एक फूड सिक्योरिटी का बड़ा इशू है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। लगभग आधी पॉपुलेशन यहाँ पे 22 मिलियन लोग यहाँ पे हैं, आधी पॉपुलेशन ये माल न्यूट्रिशन फेस कर रही है आज की डेट में, ठीक है। तो यूएन की ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने कि हम 50,000 टन यहाँ पे अफगानिस्तान तक पहुंचाएंगे एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड। तो ये डिप्लोमेटिक एफर्ट है हमारी साइड से, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये यूएन की ही एक एजेंसी है, रोम में इसके हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। इसके साथ मिलके हम यहाँ पे ये ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं, पाकिस्तान के रास्ते रोडवेज के थ्रू होती हुई जाएगी ये एड। ईरान ने भी ऑफर किया था कि आप चाहो तो चाबहार पोर्ट के थ्रू भी यहाँ पे पहुंचा सकते हो, ठीक है। चाबहार पोर्ट आपको सेकंड आज का आपका क्वेश्चन ये है कि चाबहार पोर्ट कहाँ पे आता है और इसका एम क्या था, चाबहार पोर्ट को बनाने का ईरान इंडिया का एम क्या था, ठीक है। ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, सेकंड क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो अफगानिस्तान के तक पहुंचने के लिए ये कहा है ईरान ने कि आप चाहो तो चाबहार पोर्ट के थ्रू भी आप ये अपना जो ह्यूमैनिटेरियन एड है भेज सकते हो। हालांकि इंडिया ने इसके ऊपर कुछ भी अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है कि हम भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये कहा है कि इंडिया काफी जेनरस कंट्रीब्यूशन कर रहा है अफगानिस्तान के लिए, जो कि बहुत बड़े इश्यूज अभी फेस कर रहा है, ओके। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये यूएन के डिवीजन में ही आता है, यूएन की ही एक एजेंसी है जो कि फूड एड देने का काम करती है वहां पे जहाँ पे की प्रॉब्लम्स चल रही हो फूड को लेकर, ठीक है। तो फूड प्रोवाइड करने का काम करती है लोगों को, उनकी फैमिलीज को। लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, रोम में हेडक्वार्टर है और आज की डेट में 80 कंट्रीज में फूड पहुंचा रही है लगभग 86 मिलियन लोगों को, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूएन की, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमने देखा। हंगर को और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करती है, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करती है, हंगर को एड्रेस करती है। साथ में यहाँ पे काम करती है कि हंगर और माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट किया जा सके। फंड की जाती है ये वॉलंटरी डोनेशंस के द्वारा, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स हैं, कॉर्पोरेशन हैं, प्राइवेट डोनर्स हैं, ये सभी इसमें डोनेशन देके इसको फंडिंग देते हैं, ठीक है। तो ये सारा मेन एम है इसका। इसके अलावा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से लड़ती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी के अगेंस्ट काम करती है, मैटरनल हेल्थ को सुधारने के लिए, डिसीजेस को कॉम्बैट करने के लिए, और जो ये डिसीजेज हैं HIV एड्स वगैरह उनको
कम करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए काम करती है। इसका अपना एक लॉजिस्टिक नेटवर्क है अफ़गानिस्तान में, जिसके थ्रू ये जो हम एड भेज रहे हैं 50,000 टन्स की, व्हीट्स की, तो इसको ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी कौन? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इनका खुद का एक लॉजिस्टिक नेटवर्क है अफ़गानिस्तान में। ओके, सो आज के लिए हमारे इतने ही थे आर्टिकल्स। थोड़ा-सा लंबा हो सकता है लेक्चर, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन के आर्टिकल्स हमने कवर किए हैं। आज का 1-2 एडिटोरियल्स हैं जो मैं यहाँ पे नहीं ले पाई, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर लंबा होने वाला था। इसको मैं कल लूँगी इन एडिटोरियल्स को। ओके, बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर भी करना। दैट वाज़ ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।